हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू द न्यू लेक्चर। बच्चों, हम लोग कर रहे थे सीक्वेंसेस चैप्टर को, और इनमें मैं 4 लेक्चर्स जो है वो पहले से ही अपलोड कर चुका हूँ। आज है लेक्चर नंबर 5, और इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स, या आप इनको रिजल्ट्स भी कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास कुछ डेफिनेशंस होंगी और वो ऐसी होंगी कि मतलब वो होता ही है ऐसा आपने मान के चलना है, इसलिए मैंने इनको यहाँ पर स्टेटमेंट्स लिखा हुआ है। तो जल्दी से शुरू करते हैं। तो मेरे पास फर्स्ट स्टेटमेंट है, इफ़ सीक्वेंस ए एन इज़ मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव देन सीक्वेंस ए एन इज़ कन्वर्जेंट। क्या है कि कोई सीक्वेंस ए एन है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, और मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस क्या होता है ये मैंने आपको मोनोटोनिक सीक्वेंस वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था, और कैसे चेक करते हैं ये भी मैंने आपको बताया था। तो कोई सीक्वेंस अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है और वो बॉन्डेड अबव है, तो वो जो सीक्वेंस होगा वो कन्वर्जेंट जरूर होगा। और इतना ही नहीं, मोर ओवर इट कन्वर्जेस टू सुप्रीमम ऑफ द सीक्वेंस ए एन, यानी कि जो सीक्वेंस ए एन है वो कन्वर्ज कहाँ पे करेगा, उस सीक्वेंस के सुप्रीमम पर कन्वर्ज करेगा। ठीक है, जो लीस्ट अपर बाउंड होता है जिसको हम सुप्रीमम कहते हैं वो वहीं पर ही कन्वर्ज करेगा। ये हमारे पास फर्स्ट स्टेटमेंट आती है। सो अभी हम करेंगे इसका प्रूफ। इसका प्रूफ भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। सो प्रूफ भी मैंने यहाँ पर 2 तरीक़ों से किया हुआ है, एक तो सिंपल तरीके से किया हुआ है, एक मैंने कन्वर्स भी बताया हुआ है यहाँ पर। अभी जो मैं आपको यहाँ पर करवाने वाला हूँ ना, अगर आप इसको समझ लेते हो तो आप इसके प्रूफ को अच्छी तरह से समझ लोगे। सो अभी हमने प्रूफ क्या करना है कि हमारे पास कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस है और वो कन्वर्ज कर रहा है एल पर। ठीक है, कोई मोनोटोनिक सीक्वेंस है, इसको आप मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ही मानो। तो हमारे पास कोई मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है और वो कन्वर्ज कहाँ पे कर रहा है, एल पर कन्वर्ज कर रहा है। तो हमने बताना है कि वो बॉन्डेड अबव है। ठीक है, ये एक तरह से इस डेफिनेशन की तरह ही है ना। सो बस हमने ये बताना है, तो इसको हम कैसे प्रूफ कर सकते हैं। सो मेरे पास यहाँ पे क्या है कि लेट मोनोटोनिक सीक्वेंस, जो हमारे पास मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है उसको मैंने सीक्वेंस ए एन मान लिया है और वो कन्वर्ज कर रहा है एल पर। सो अभी हम यहाँ पर डेफिनेशन का यूज़ करेंगे और हम इसको प्रूफ करेंगे। सो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है, for given epsilon greater than 0 however small there exist m belonging to natural number such that। और ये वाली जो डेफिनेशन है, ये जो मैं अभी आपको बता रहा हूँ, ये मैंने आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस के टाइम मैंने आपको करवाई थी, और मैंने आपको बोला था कि इसका हम बार बार यूज़ करने वाले हैं। सो भाई हम यहाँ पर यूज़ कर रहे हैं। तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन हमने ले लिया ग्रेटर देन 0, वहाँ पर एग्जिस्ट करेगा m बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर सच दैट मोड ऑफ ए एन माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m। और इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है कि जो सीक्वेंस में जो यहाँ पर जो माइनस होता है ना, वो वहीं पर ही कन्वर्ज करता है। ठीक है, वो वहीं पर ही कन्वर्ज करता है। और ये मैंने आपको उस लेक्चर में बताया था जहाँ पर मैंने आपको कन्वर्जेंट सीक्वेंस, डाइवर्जेंट सीक्वेंस एंड ऑस्किलेटरी सीक्वेंस के बारे में बात की थी। सो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जब आप इस मोड को खोलोगे, और ये मोड खोलना मैंने आपको लास्ट लेक्चर स्क्वीज प्रिंसिपल में आपको मैंने बताया था। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, एल माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए एन इज लेस देन एल प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। ठीक है, ये मैंने यहाँ पर कर दिया। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है कि लेट के, अभी हमने यहाँ पर कोई के जो है वो हमने चूज़ करना है, दैट इज इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ एल प्लस एप्सिलॉन A1 A2 A3 एंड सो ऑन AM माइनस 1। ठीक है, m से जो पीछे वाली जो भी सीक्वेंस की टर्म्स होंगी, हमने उन सब का ये जो मैक्सिमम है वो हमने k को चूज़ कर लिया है। सो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए एन इज लेस देन और इक्वल टू के हो जाएगा ना, फॉर ऑल एन बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, क्योंकि हमने के को क्या है कि मैक्सिमम चूज़ कर लिया है। ठीक है, यहाँ पर एल प्लस एप्सिलॉन है, और यहाँ पर जो सीक्वेंस AM माइनस 1 तक जो हमने चूज़ किया, यहाँ पर हमने मैक्सिमम ही चूज़ कर लिया है के को। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लेस देन और इक्वल टू के आ जाएगा। सो आगे आ जाएगा हमारे पास। यहाँ से अब क्या पता चल रहा है हमको कि जो सीक्वेंस ए एन है ना वो बॉन्डेड अबव है। ठीक है, ये बॉन्डेड अबव की डेफिनेशन ही होती है ना, ये मैंने आपको जब रियल एनालिसिस की मैंने शुरुआत करवाई थी, मैंने आपको वहीं पर बताया था। सो जो सीक्वेंस है ए एन वो बॉन्डेड अबव है, और ये हमने प्रूफ कर दिया। अब आपको इसका कन्वर्स भी आ सकता है। कन्वर्स में क्या दिया होगा कि आपके पास कोई सीक्वेंस दिया हुआ है मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, और बताया कि वो बॉन्डेड अबव है, और उसका सुप्रीमम भी जो एग्जिस्ट कर रहा है वो भी आपके पास दिया हुआ है। तो आपने बस यही शो करना है कि जो आपको मैंने अभी स्टेटमेंट बताई उसके अकॉर्डिंग आपने यही शो करना है कि जो सीक्वेंस ए एन है वो कन्वर्ज कर रहा है उसके सुप्रीमम पर, सीक्वेंस के सुप्रीमम पर वो कन्वर्ज कर रहा है, हमने यही बताना है। ठीक है, सो बस हम इसी को ही हम प्रूफ करने वाले हैं। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो आप इसको ध्यान से समझना। सो हम सबसे पहले क्या है कि एज्यूम दैट मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस ए एन इज बाउंडेड अबव, भाई कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और वो बाउंडेड अबव है, एंड बी इज द सुप्रीमम ऑफ सीक्वेंस ए एन, जो सुप्रीमम है हमने उसको वी माना हुआ है। अब क्या हो जाएगा, क्योंकि b जो है वो सुप्रीमम है, तो सीक्वेंस की हर टर्म जो होगी वो उससे छोटी होगी ना, दैट इज ए एन इज लेस देन और इक्वल टू v फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। इसको मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट मैंने इसको मान लिया है। अब नेक्स्ट मैंने आगे किया है, फॉर गिवन एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट AM बिलोंगिंग टू A1 A2 A3 एंड सो ऑन, यानी कि ये इस सीक्वेंस से बिलोंग कर रहा है, ये मैंने ऐसे चूज़ किया हुआ है। और ये जो मैंने अभी चूज़ किया हुआ है और आगे मैं जो लिख रहा हूँ, ये B माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन AM
इसको मैं जो इक्वेशन नंबर 2 मैंने माना हुआ है, ये एक्चुअल में सुप्रीमम एक्सियम के थ्रू होता है, ठीक है। सुप्रीमम एक्सियम के थ्रू ऐसा होता है कि आप क्या करोगे कि कोई एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 चूज करोगे ना, और आप उसको सुप्रीमम में माइनस करोगे, तो सीक्वेंस की कोई ना कोई ऐसी टर्म होगी जिससे कि वो छोटा होगा, ठीक है, जिससे कि वो छोटा हो जाएगा। सो बी माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए एम, ठीक है। तो ये जो है ये सुप्रीमम एक्सियम के थ्रू होता है। सो मैंने इसको इक्वेशन नंबर 2 माना हुआ है। बट सीक्वेंस ए एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, ये हमको मैंने स्टार्टिंग से मैंने एज्यूम किया हुआ था ना। सो ये जो सीक्वेंस है वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, तो इससे क्या हो जाएगा कि जो ए एम होगा वो लेस देन और इक्वल टू ए एन होगा फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम, ठीक है। क्योंकि देखो एन जो है वो बड़ा है या तो बराबर है एम के, तो वही तो है कि ए एन जो है वो बड़ा है या बराबर है ए एम के, ठीक है। सिंपल सा लॉजिक है यहाँ पर, और मैंने इसको इक्वेशन नंबर 3 मैंने इसको मान लिया है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2 एंड 3, अब मैंने इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 को कंबाइन करके लिखना है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा। सबसे पहले आप इक्वेशन नंबर 2 और इक्वेशन नंबर 3 को देखो। इक्वेशन नंबर 2 के अकॉर्डिंग क्या है कि जो बी माइनस एप्सिलॉन है वो लेस देन है ए एम, बी माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन ए एम मैंने लिख दिया। बट आप इक्वेशन नंबर 3 को देखोगे तो ए एम जो है वो लेस देन और इक्वल टू ए एन है, वही मैंने यहाँ पर लिख दिया है कि ए एम इज लेस देन और इक्वल टू ए एन। और आप इक्वेशन नंबर फर्स्ट को देखोगे तो ए एन इज लेस देन वी है और इक्वल टू वी है, ठीक है। सो यहाँ पर आ जाएगा ए एन इज लेस देन और इक्वल टू वी। और अब आप देखोगे कि जो v है वो स्ट्रिक्टली लेस देन है v प्लस एप्सिलॉन से, क्योंकि एप्सिलॉन पॉजिटिव टर्म है और b में जब हम इसको ऐड करेंगे तो b तो इससे ऑब्वियसली छोटा हो जाएगा ना। सो यहाँ पर मैंने कुछ इसको इस तरह से लिख दिया है इन सभी इक्वेशंस को कंबाइन करके। सो यहाँ से क्या मेरे को पता चल रहा है कि जो a n है वो b माइनस एप्सिलॉन और b प्लस एप्सिलॉन के बीच में रह रहा है, ठीक है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, b माइनस एप्सिलॉन इज लेस देन a n इज लेस देन b प्लस एप्सिलॉन फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू m, ठीक है। अब ये देखोगे आप तो b माइनस एप्सिलॉन और इस तरफ आ रहा है b प्लस एप्सिलॉन, तो ये तो कुछ जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस की जो डेफिनेशन होती है उसी की तरह नहीं हो गया। मतलब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जब मैं यहाँ पर माइनस वी करूँगा तीनों साइड, सो मेरे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा माइनस बी एंड माइनस बी, पॉजिटिव वी और माइनस बी कट हो जाएगा। यहाँ पर भी सेम वही होगा कि पॉजिटिव वी और नेगेटिव वी कट हो जाएगा, बीच में आएगा ए एन माइनस वी, ठीक है, ए एन माइनस बी आएगा। और यहाँ पर है माइनस एप्सिलॉन और यहाँ पे है पॉजिटिव एप्सिलॉन। अब माइनस एप्सिलॉन और पॉजिटिव एप्सिलॉन मतलब यहाँ पर दोनों टर्म्स जो वो सेम है बट नेगेटिव और पॉजिटिव साइन के साथ है, इसका मतलब कि मोड की डेफिनेशन है। सो बीच में जो टर्म होती है उसका हम मोड लिख देते हैं और दैट इज लेस देन एप्सिलॉन हो जाएगी। सो यहाँ पर आ जाएगा ए एन माइनस वी इज लेस देन एप्सिलॉन फॉर ऑल एन इज ग्रेटर देन और इक्वल टू एम। अब मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि ये तो होती है कन्वर्जेंट सीक्वेंस की डेफिनेशन, और जो ए एन में जो यहाँ पर माइनस होता है ना, तो वही उसी पर तो मतलब वही तो उसकी लिमिट होती है, वहीं पर तो वो जो सीक्वेंस होता है वहाँ पे कन्वर्ज करता है। सो जो यहाँ पर ए एन है वो कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, बी पर, और बी यहाँ पर एक्चुअल में था क्या, हमने माना क्या हुआ था, वो सुप्रीमम है। सो यानी कि जो सीक्वेंस ए एन है वो कन्वर्ज कहाँ पे कर रही है, उसके सुप्रीमम पर, जो कि हमने वी माना हुआ है, ठीक है। सो यहाँ पर हमने इसको आसानी से प्रूफ भी कर दिया है। तो अब सेकंड स्टेटमेंट है मेरे पास। देखो जो सेकंड स्टेटमेंट है और जो फर्स्ट स्टेटमेंट जो मैंने अभी आपको बताई वो दोनों सेम ही हैं, बस एक दूसरे से वो उल्टी हैं। सो अभी मैं आपको बताता हूँ ना इसको। इफ़ सीक्वेंस ए एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बॉन्डेड बिलो, मतलब जो सीक्वेंस ए एन है वो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बॉन्डेड बिलो है, और पहले वाली में क्या था कि वो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग थी और बॉन्डेड अबव थी, बट यहाँ पर क्या है मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड बॉन्डेड बिलो, देन द सीक्वेंस ए एन इज कन्वर्जेंट, ठीक है, सेम पहले की तरह, एंड इट कन्वर्जेस टू इन्फीमम ऑफ दैट सीक्वेंस ए एन। तो पहले सुप्रीमम पर कन्वर्ज कर रही थी बट अब कहाँ पे करेगी, इन्फीमम पर वो कन्वर्ज करेगी। सो आप लोग अगर इस सेकंड स्टेटमेंट का अगर आप प्रूफ करना चाहते हो तो आप सेम फर्स्ट स्टेटमेंट जो मैंने अभी आपको बताया आप उसके प्रूफ की तरह इसको कर सकते हो, बस बीच में आपको थोड़ी सी वैल्यूज़ को चेंज करके लिखना पड़ सकता है, बट जो इसका प्रूफ होगा वो सेम ही होगा। सो सेकंड स्टेटमेंट को भी आप ध्यान में रखना। और जो मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट मैंने आपको बताई है, इससे आपको एग्जाम में क्वेश्चन भी आ सकते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई सीक्वेंस दिया होगा और आपको बोला होगा कि आपने इसको बताना है कि ये कन्वर्ज कर रहा है और कहाँ पे कन्वर्ज कर रहा है, आपने ये बताना है, तो आप क्या कर सकते हो, आप उसको अगर मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग बता देते हो और बॉन्डेड अबव बता देते हो, तो आप बता सकते हो कि वो जो सीक्वेंस है वो कन्वर्जेंट है, और वो कन्वर्जेंट है पर वो कन्वर्ज कहाँ पे कर रही है, वो सिंपल सी बात है, अगर वो बॉन्डेड अबव होगा तो उसके सुप्रीमम पर ही वो कन्वर्ज करेगी। सो आप इन स्टेटमेंट का आप ऐसे ही यूज़ कर सकते हो, और इससे उल्टा जो है आप इसका भी यूज़ कर सकते हो। तो फिर उल्टे के टाइम में क्या हो जाएगा, अगर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग होगा और बॉन्डेड बिलो होगा तो वो उसके इन्फीमम पर कन्वर्ज करेगी। सो आई होप अब आप इन स्टेटमेंट्स का मीनिंग समझ चुके होंगे। अब थर्ड स्टेटमेंट है मेरे पास, इफ सीक्वेंस ए एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड अनबाउंडेड अबव देन सीक्वेंस ए एन डाइवर्जेस टू पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। इसमें क्या है कि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है पर वो अनबाउंडेड अबव है, मतलब बाउंडेड अबव नहीं है, वो अब अनबाउंड हो चुकी है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, जो सीक्वेंस होगा वो डाइवर्ज करेगा, अब कन्वर्जेंट नहीं होगा, ठीक है, वो मतलब कन्वर्ज नहीं करेगा, अब डाइवर्ज करेगा, और क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है तो ये पॉजिटिव इन्फिनिटी डाइवर्ज करेगा। सिमिलरली इससे उल्टा हो जाएगा अब फोर्थ स्टेटमेंट में, इफ सीक्वेंस ए एन इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग एंड अनबाउंडेड बिलो
देन सीक्वेंस ए एन डाइवर्जेस टू नेगेटिव इन्फिनिटी। क्योंकि सीक्वेंस ए एन जो मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है और वो अनबाउंडेड है, तो डिक्रीजिंग है इसलिए वो नेगेटिव इन्फिनिटी पे ही डाइवर्ज करेगा। ठीक है, यहाँ पर अब कन्वर्ज नहीं करेगा, यहाँ पे अब डाइवर्ज करेगा। ठीक है, वो अनबाउंडेड है। तो ये थी मेरे पास 4 स्टेटमेंट्स। आई होप अब आप इन 4 स्टेटमेंट्स को समझ चुके होंगे। और इनसे रिलेटेड अब मैं आपको एक क्वेश्चन करवाता हूँ, और ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार एग्जाम में आता भी है, या इसी की तरह जो क्वेश्चंस हैं वो भी एग्जाम में आते हैं। सो इसलिए आप इसको ध्यान से समझ लेना। हम इन्हीं स्टेटमेंट्स का यूज़ करेंगे यहाँ पर। सो मैंने यहाँ पर क्वेश्चन लिया हुआ है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, और ये एग्जाम में भी रिपीट होता है, या इसी की तरह ही जो क्वेश्चंस हैं वो एग्जाम में आ सकते हैं। सो मेथड तो करने का सेम ही होगा, तो इसलिए आप इसको ध्यान से देख लेना। शो दैट द सीक्वेंस xn डिफाइंड बाय x1 इज इक्वल टू √2 एंड xn इज इक्वल टू √2 xn-1 कन्वर्जेस टू 2। ठीक है, हमारे पास x1 दिया हुआ है और xn दिया हुआ है। xn क्या है, जनरल टर्म है। ठीक है, nth टर्म है, और ये जो फर्स्ट जो उसका एलिमेंट है सीक्वेंस का वो √2 दिया हुआ है, और ये कन्वर्ज कहाँ पे कर रहा है, 2 पर ही। ऐसे हमने इसको बताना है। ठीक है, शो करना है हमने ये। सो अब हम इसका जल्दी से सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, गिवन हमारे पास क्या दिया हुआ है, x1 इज इक्वल टू √2 एंड xn की जो वैल्यू दी हुई है वो मैंने यहाँ पर लिख ली। अब मैं यहाँ पर क्या करता हूँ कि मैंने xn+1 भी मैंने यहाँ पर लिख लिया है, क्योंकि xn+1 मेरा आगे जो है वो यूज़ होने वाला है। क्योंकि हम आगे जो यूज़ करने वाले हैं वो है मेथड ऑफ इंडक्शन। और ये जो मेथड ऑफ इंडक्शन है ये हमने लास्ट ईयर भी हमने लेविनेट्स थ्योरम के प्रूफ करते टाइम हमने जरूर ये पढ़ा होगा। तो अब हम इसी का यूज़ करने वाले हैं। तो मेथड ऑफ इंडक्शन के थ्रू होता क्या है, तो पहले मैं आपको यही बता देता हूँ। तो मेथड ऑफ इंडक्शन के थ्रू होता कुछ ऐसा है कि अगर जो आपके पास जो रिजल्ट आता है ना वो ट्रू होता है n इज इक्वल टू 1 के लिए। ठीक है, अगर वो रिजल्ट ट्रू होता है n इज इक्वल टू 1 के लिए, तो आप ऐसा मानते हो कि जो वो रिजल्ट है वो n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है। आप इसको n इज इक्वल टू k ले सकते हो, n इज इक्वल टू m भी ले सकते हो। ठीक है, तो आप ऐसा मानते हो कि जो रिजल्ट है वो n इज इक्वल टू k के लिए भी ट्रू है। और उसके बाद आप क्या करते हो, आप k के लिए ट्रू मानते हो और आप k+1 के लिए भी आप उसको ट्रू कर देते हो। तो अगर वो k+1 के लिए ट्रू आ जाता है तो इसका मतलब है कि वो सभी के सभी n के लिए जो रिजल्ट है वो ट्रू है। ठीक है, ये जो होता है ये मेथड ऑफ इंडक्शन के थ्रू होता है। सो अभी हम इसी का ही यूज़ करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बता दिया कि x1 मेरे को पता है, xn भी मेरे को दिया हुआ था, और जो xn+1 है वो मैंने यहाँ से निकाल लिया। सो अभी हमने xn+1 को हमने कैसे डिटरमाइन करना है, सिंपल जो xn है ना उसमें हमने n की जगह n+1 पुट करना है। सो यहाँ पर आ जाएगा xn+1, और यहाँ पर जब हम n+1 पुट करेंगे तो +1 और -1 जो है वो कट हो जाएंगे और मेरे पास आ जाएगा 2xn। तो यहाँ पर xn+1 की वैल्यू आ जाएगी मेरे पास √2xn। और अब हम ऐसे ही x2 की वैल्यू को भी निकाल सकते हैं। n की जगह हमने सिंपली यहाँ पर हमने 2 पुट करना है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, x2 इज इक्वल टू √2x2-1 दैट इज x1। ठीक है, √2x1 आ जाएगा ना। अब x1 की मेरे पास वैल्यू क्या है, √2। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, √2 दैट इज ग्रेटर देन x1। ठीक है, और ये जो है ये स्टेप 1 मैं कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि ना मैंने यहाँ पर x2 जो है वो मैंने ग्रेटर देन x1 शो करना है। क्यों करना है शो, क्योंकि मैंने जैसे कि अभी आपको मैंने जो स्टेटमेंट बताई उसमें मैंने आपको क्या कहा कि मैंने उसको मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग पहले शो करना है, फिर मैंने बताना है कि वो बॉन्डेड है। अगर ये दोनों होंगे तो वो जो सीक्वेंस होगा वो कन्वर्जेंट होगा ही होगा, और कन्वर्ज जो करेगा वो सुप्रीमम पर करेगा, वो हम बाद में इसको ऐसे प्रूफ कर सकते हैं। सो बस हम इसी को चेक करने के लिए जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है, इसलिए हम इसको ऐसा कर रहे हैं। सो यहाँ पर क्या आएगा कि जो हमारे पास होता है xn+1 या तो ग्रेटर देन या तो लेस देन xn आना चाहिए ना, तभी हमको पता चलता है कि वो मोनोटोनिक सीक्वेंस है। सो हम यहाँ पर कुछ ऐसे ही करने वाले हैं, इसलिए हम x2 और x1 को कंपेयर कर रहे हैं कि इन दोनों में छोटा कौन है और बड़ा कौन है, इसलिए हम x2 को निकाल रहे हैं। क्योंकि मैंने अभी आपको बोला ना मेथड ऑफ इंडक्शन के थ्रू हम n इज इक्वल टू 1 के लिए सबसे पहले चेक करते हैं। सो यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 के लिए ही हम ऐसा चेक कर रहे हैं। ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा मेरे पास, तो यहाँ पर जैसे मैंने अभी आपको बताया कि √2 आ जाएगा ना। और ये देखो, आप देखोगे अगर आप इसको, तो यहाँ √2 की कुछ ना कुछ वैल्यू होगी जो कि 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी। ठीक है ना, यहाँ पर शायद 1.4 समथिंग होती है ना, तो वो 2 के साथ मल्टीप्लाई होगी जो कि बड़ी टर्म बन जाएगी। तो बड़ी टर्म बनेगी तो उसका जो अंडर रूट आएगा ना, तो वो भी बड़ा ही आएगा ना √2 से एज कम्पेयर टू x1। ठीक है, तो वो इससे बड़ा ही आएगा ना। तो यहाँ पर मैंने लिख दिया है x2 इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x1। सो x2 स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन x1 आ गया मेरे पास। सो जो रिजल्ट है दैट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ठीक है, n इज इक्वल टू 1 के लिए ये रिजल्ट ट्रू है। अब हम क्या करेंगे, n इज इक्वल टू k के लिए मानेंगे और k+1 के लिए हम प्रूफ कर देंगे कि वो ट्रू है। तो हमारे पास ये सभी के सभी n के लिए ये ट्रू होगा। तो मैंने कुछ यहाँ पर ऐसे किया हुआ है, एज्यूम दैट रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k। ठीक है, अगर ये रिजल्ट n इज इक्वल टू k के लिए ट्रू होगा तो वो कुछ इस तरह होगा, x
k प्लस वन ग्रेटर देन एक्स के आ जाएगा। सो यहाँ पर मेरे पास क्या आ जाएगा, जब मैं 2 को दोनों तरफ मल्टीप्लाई करूँगा सो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, जो कि मैंने यहाँ पर लिख दिया है। अब मैं यहाँ पर अंडर रूट ले लूँगा दोनों साइड। मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि मैं कुछ यहाँ पर इनकी तरह ही टर्म बनाने वाला हूँ, ठीक है, xn या xn प्लस वन की तरह ही टर्म बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। सो यहाँ पर 2 और अंडर रूट भी था ना, तो मैं यहाँ पर कुछ ऐसे ही बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखो अब 2x k प्लस वन आ रहा है, ठीक है, k को n इजिकल टू k हमने लिया था ना। सो यहाँ पर k की जगह आप जस्ट n को एज्यूम करके देखो, तो यहाँ पर क्या आ रहा है 2xn प्लस वन। सो यहाँ पर xn प्लस वन कब आएगा, जब आप इससे एक टर्म ज़्यादा लोगे, क्योंकि देखो आपने यहाँ पर क्या किया था, n प्लस वन किया था ना, तो आपके पास यहाँ पे n आया था। जब आप यहाँ पर n प्लस टू करोगे तो आपके पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, n प्लस वन हो जाएगा, ठीक है। सो मैं वही बोल रहा हूँ, यहाँ पर k प्लस वन है तो वो किसके लिए था, x k प्लस टू के लिए था। और यहाँ पर रूट टू एक्स के है ना, आप इसको एक्स एन मान सकते हो, तो रूट टू एक्स एन किसकी वैल्यू थी, एक्स एन प्लस वन की। सो आप इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हो, एक्स के प्लस वन, ठीक है। तो ये सिंपल सा था, आई होप अब आपको ये समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ पर मेरे पास रिजल्ट क्या आ रहा है कि एक्स के प्लस टू इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एक्स के प्लस वन, विच इंप्लाइज एक्स के प्लस वन इज ग्रेटर देन एक्स के, ठीक है। अगर आप इसको ऐसा नहीं समझ पा रहे हो तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि एक्स के है जो कि बड़ा होगा एक्स के माइनस वन से, क्योंकि हमने एन इजिकल टू के लिए हमने इसको ट्रू माना हुआ है, ठीक है। जो के होगा वो के माइनस वन से बड़ा होगा, ऐसा हम इसको ऐसे मान के चल रहे हैं। सो यहाँ पर फिर से मैं टू दोनों साइड मल्टीप्लाई करूँगा, सो यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, यहाँ पर भी 2 आ जाएगा, फिर मैं अंडर रूट लूँगा दोनों साइड। अब वही बात की यहाँ पर एक्स एन जो है वो किसकी वैल्यू होगी, एन प्लस वन की, इससे एक ज़्यादा आएगी ना यहाँ पे, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स के प्लस वन। अब यहाँ पर के माइनस वन है ना, तो के माइनस वन से बड़ी टर्म क्या होगी, के, तो वो उसके लिए क्या आ जाएगा, एक्स के आ जाएगा। सो यहाँ पर क्या आ गया, एक्स के प्लस वन इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एक्स के। तो यहाँ पर अभी जो मेरा जो रिजल्ट है वो ट्रू हो चुका है एन इजिकल टू के प्लस वन के लिए। मैंने एन इजिकल टू के लिए माना था और खुद ही के प्लस वन के लिए जो है वो प्रूफ हो चुका है कि ये ट्रू है। सो अब क्या होगा, वट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इजिकल टू वन, जो कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था। सो अब क्या होगा कि मेथड ऑफ इंडक्शन के थ्रू क्या होगा कि ये सभी के सभी एन के लिए जो वो ट्रू होगा। सो मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, Therefore, by the method of induction, result is true for all n belonging to natural number। सभी के सभी n के लिए ये ट्रू हो गया। और मैंने अभी आपको बोला ना कि जो ये मैंने चेक करना था कि लेस देन है और या ग्रेटर देन है, तो फिर आपको पता चलेगा कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग था या मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग था। सो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जो एक्स के प्लस वन है दैट इज स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन एक्स के है, तो यानी कि एन प्लस वन जो है वो एन से जो है वो बड़ा है, आप इसको ऐसा समझ सकते हो। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है, छोटी टर्म से जो बड़ी टर्म है वो बड़ी है ना, इसलिए ये स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग है, ये मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस बन जाएगा। सो इसलिए मैंने यहाँ पर लिख दिया कि सीक्वेंस एक्स एन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। अब स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, नाउ एक्स वन इज इक्वल टू रूट टू, ये हमको दिया हुआ था, ठीक है, एक्स वन की वैल्यू हमको रूट टू दी हुई थी ना, तो अब आप देखोगे कि ये क्या है, लेस देन टू है, ठीक है, लेस देन टू है ना रूट टू, और एक्स टू की वैल्यू क्या निकाली थी हमने, रूट टू अंडर रूट टू, और ये भी जो वो 2 से छोटा है, ठीक है। तो ये रिजल्ट एन इजिकल टू वन के लिए मेरे पास ट्रू आ गया ना। फिर से मैं मेथड ऑफ इंडक्शन का यूज़ करने वाला हूँ बॉन्डेड एबव शो करने के लिए, क्योंकि मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग तो मैंने शो कर दिया था, अब मैं बॉन्डेड एबव शो करूँगा। सो इसके लिए क्या आ जाएगा, रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इजिकल टू वन। अब मैं क्या करूँगा, एन इजिकल टू के लिए फिर से ट्रू मानूंगा, एज्यूम दैट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इजिकल टू के। और अगर n इजिकल टू के लिए रिजल्ट ट्रू है तो यहाँ पर क्या होगा कि जो एक्स के वाली टर्म होगी वो भी छोटी होगी 2 से, ठीक है ना। जैसे x1 के लिए ट्रू था तो x1 वाली जो टर्म थी वो 2 से छोटी थी ना, सो जो x के लिए ट्रू होगा तो x के वाली टर्म भी 2 से छोटी होगी। अब मैं यहाँ पर 2 को मल्टीप्लाई करता हूँ, क्यों कर रहा हूँ मल्टीप्लाई, मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने k के लिए किया और k प्लस वन के लिए मैं प्रूफ करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो यहाँ पर मेरे पास k प्लस वन तभी बनेगा जब मैं यहाँ पर एक्स एन प्लस वन वाली टर्म बनाने की कोशिश करूँगा। सो यहाँ पर मैंने इसलिए 2 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, और जब मैं यहाँ पर रूट लूँगा दोनों साइड तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा रूट टू एक्स के इज़ लेस देन, और 4 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 2। और ये वाले अब आप इस टर्म को देखोगे तो इससे बड़ी वाली जो टर्म होती है वो होगी ना एक्स की, तो यहाँ पर आ जाएगा एक्स के प्लस वन, जो कि मैंने अभी आपको लास्ट पेज में मैंने आपको बताया, क्योंकि यहाँ पर एक्स के था ना तो इससे बड़ी टर्म आ रही थी यहाँ पे, तो यहाँ पर आ गया एक्स के प्लस वन दैट इज लेस देन 2। तो अब आप लोग यहाँ पे देखोगे कि मैंने यहाँ पर एन इजिकल टू के लिए इसको ट्रू माना था, और ये के प्लस वन के लिए भी ट्रू हो गया है, ठीक है, लेस देन 2 ही आ रहा है ना के प्लस वन के लिए भी। द रिजल्ट इज ट्रू फॉर एन इजिकल टू के प्लस वन। मेथड ऑफ इंडक्शन की हेल्प से ये सभी के सभी n के लिए ट्रू हो जाएगा। तो सभी के सभी n के लिए ये क्या होगा, ये 2 से छोटा ही होगा ना, ये जो सीक्वेंस होगा, सो जो xn होगा वो 2 से हमेशा छोटा ही होगा। सो अब आपके पास क्या आ गया कि आपने मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग भी प्रूफ कर दिया और बॉन्डेड एबव भी प्रूफ कर दिया, तो अब क्या हो जाएगा, ये सीक्वेंस कन्वर्जेंट भी होगा ही होगा।
ठीक है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा सीक्वेंस एक्सएन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग एंड बाउंडेड अबव, सो द सीक्वेंस एक्सएन इज कन्वर्जेंट। ये फर्स्ट स्टेटमेंट का मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। और अगर ये कन्वर्जेंट होगा तो कन्वर्जेंट की डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो जाता है कि जब आप लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करोगे एक्सएन दैट इज इक्वल टू एल। एल क्या होता है, फाइनाइट एंड यूनिक होता है इन द केस ऑफ कन्वर्जेंट सीक्वेंसेज, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन इज इक्वल टू एल। यहाँ पर मैं लिमिट को एल मान रहा हूँ, अगर ये एक्स एन के लिए एल आ रही है तो एक्स एन प्लस वन के लिए एल आएगी ना, ठीक है ना। जब आप लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी करोगे तो यहाँ पर एन प्लस वन हो रहा है, बट फिर भी इसकी जो लिमिट होगी वो तो एल ही रहेगी ना। सो अब मेरे पास एक्स एन प्लस वन की मेरे पास वैल्यू क्या थी, जो कि मैंने आपको बताई थी √2xn, ठीक है ना, √2xn थी। सो मैं यहाँ पर क्या कर दूंगा, एक्स एन प्लस वन इज इक्वल टू √2xn आ जाएगा। मैं दोनों साइड लिमिट लूंगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी। ये मैंने कन्वर्स कहाँ पर कर रही है ऐसा चेक करने के लिए मैंने यहाँ पर लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी किया हुआ है। सो यहाँ पर क्या आ जाएगा, लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन प्लस वन, इसकी मैंने अभी आपको वैल्यू बताई जो कि एल के इक्वल है, तो आप इसकी जगह एल लिख दोगे। और यहाँ पर क्या है कि देखो लिमिट एन टेंस टू इन्फिनिटी, यहाँ पर अंडर रूट के अंदर है एक्स एन, बट फिर भी एक्स एन की जो लिमिट है वो तो एल पर कन्वर्स कर रही है। सो जब एन जो इन्फिनिटी को टेंड करेगा तो एक्स एन जो होगा वो एल को अप्रोच करेगा, तो आप यहाँ पर एक्स एन की जगह एल लिख सकते हो। तो यहाँ पर आ जाएगा √2l। अब ये रूट दूसरी साइड जाकर क्या हो जाएगा, स्क्वायर। सो यहाँ पर बन जाएगा एल स्क्वायर इज इक्वल टू 2l, और एल के साथ एक एल कट जाएगा, एल इज इक्वल टू 2 आ जाएगा। और मैंने ऐसा क्यों किया, क्योंकि देखो यहाँ पर एल स्क्वायर था तो यहाँ पर वैसे तो मेरे पास दो वैल्यू आनी चाहिए थी, बट जो एल है दैट इज नेवर इक्वल टू 0, ठीक है। एल जो है वो 0 के इक्वल हो ही नहीं सकता। और ऐसा क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि ये मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, ठीक है। ये ग्रेटर देन 0 होगा ना, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग सीक्वेंस है, दैट्स वाई एल इज नेवर इक्वल टू 0। सो जो एक्स एन है वो कन्वर्ज कहाँ पे कर रहा है, 2 पर, ठीक है ना। एल की वैल्यू मेरे पास 2 आ गई ना, तो जो सीक्वेंस एक्स एन है वो कन्वर्ज कर रहा है 2 पर, और ये हमने इसको प्रूफ कर दिया। तो आप ऐसे ही और भी क्वेश्चंस के प्रूफ कर सकते हो। सिमिलरली ऐसे ही इन्हीं स्टेटमेंट का आपने यूज़ करना है। सो आई होप अब आपको ये लेक्चर समझ में आ चुका होगा। अगर आपको लेक्चर समझ में आया हो तो आप वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, और जल्दी ही हम अलजेब्रा वाली बुक को भी शुरू करने वाले हैं। इस चैप्टर में कोशीज सीक्वेंस कोशीज जो थ्योरम्स है, फर्स्ट थ्योरम एंड सेकंड थ्योरम, वो थोड़े बहुत लेक्चर उनके अपलोड होंगे, और इसके बाद हम अलजेब्रा ही शुरू करने वाले हैं। सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।